मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिनका कोई भी रोल इस मामले की लीपापोती में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि पुलिस के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह तक इस मामले में जिम्मेदार हैं। यही नहीं, उस जिले का कलेक्टर और उस जिले का कमिश्नर, बलिया का कलेक्टर, बलिया का कमिश्नर और देवरिया का कलेक्टर, देवरिया का कमिश्नर और देवरिया का पुलिस का बड़ा अधिकारी और उस थाने के अधिकारी, उस क्षेत्र के एसडीएम, उस क्षेत्र के तहसीलदार, उस क्षेत्र का लेखपाल, उस क्षेत्र का दरोगा, उस क्षेत्र का सिपाही इस मामले में जिम्मेदार है और इन सब के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहाँ पर 6 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और हत्या का कारण बताया गया है ज़मीनी विवाद। अगर वहाँ ज़मीनी विवाद था तो पहले से लोगों को, वहाँ के राजस्व विभाग को, वहाँ के पुलिस प्रशासन को, एसडीएम को, सबको पता रहा होगा और बताया जा रहा है यह मामला 2014 से चल रहा है। हम आपको बता दें, जिनकी हत्या हुई है, सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से 5 लोगों की हत्या हुई है। प्रेमचंद यादव की पहले हत्या होती है, उसके बाद प्रेमचंद यादव के परिवार वाले इकट्ठा जाके सत्य प्रकाश दुबे के 5 लोगों को हत्या कर देते हैं। सर, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं ही नहीं, बेटियों के साथ भी हो रहा दुराचार, हत्याएं भी हो रही हैं, तमाम अपराध हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, दफन करने की बात करते हैं। इससे क्या लोगों में असर पहुंच रहा है? लोग इससे डर रहे हैं। आए दिन कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा ज़िला नहीं बच रहा जहाँ पे ये सब घटनाएं ना होती हों। अभी फ़िलहाल जो आज 2 दिन पहले 2 अक्टूबर की ये घटना है, यहाँ पर जो देवरिया में हुई है, इतनी बड़ी नरसंहार अगर समझ लिए तो कहा जाए, 6 लोगों की एक साथ हत्या करना बहुत बड़ी बात होती है। एक तरह से देखा जाए तो उस परिवार का पूरा ख़ानदान समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक हम आप लोगों को बता दें, ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि प्रेमचंद यादव की हत्या सत्य प्रकाश दुबे के परिवार ने ही किया था। लेकिन ये साबित हो भी गया है और पुष्टि भी कर दिया गया है कि ये प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने ही सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को मारा है। सर, इस मामले को आप कैसे देखते हैं और इस मामले पर आप क्या कहेंगे? इसमें किनकी गलती है? गलती तो देखिए उस परिवार की भी नहीं है, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों से है, तो इसको कानून संज्ञान में क्यों नहीं लिया अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो हत्या जो होती है, वो हत्या किसी की भी हो, वह बिल्कुल निंदनीय होती है, चाहे किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, ठीक है। अब अगर प्रेम प्रकाश यादव जी की हत्या होती है और उसके बदले में उस हत्या के बदले में उनके परिवार के लोग आक्रोशित होकर के अगर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की हत्या करते हैं, तो पहले तो मैं इन दोनों हत्याओं की निंदा करता हूं। उसमें किसने किया यह विषय नहीं है। और अपराध, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अपराध पनपता है, उस अपराध के पनपने के पीछे जरूर कोई ना कोई प्रशासनिक सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें जब न्याय की गुंजाइश समाप्त हो जाती है तो लोग न्याय को, संविधान को और संवैधानिक ताकतों को किनारे रख करके स्वयं से न्याय करने का निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते इस बात से लेके बहुत अचंभित हूँ कि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की जो बच्ची हुई है, उसका कहना है कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल को उठा करके देख लेंगे तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र हमारे उस पर पेंडिंग है। तो वो जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, वह किन परिस्थितियों में पेंडिंग रह गए, उस जांच की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के लेखपाल और उस क्षेत्र के में उस बीट के सिपाही से लेकर के पुलिस के डीजीपी तक और प्रमुख सचिव गृह तक जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति का 500, 200, 300, 400 या 150 भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उन परिस्थितियों में सरकार में ऊपर बैठे अधिकारी उस दरमियान क्या कर रहे थे? उनके द्वारा इस विषय का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया?
इस मामले में वहाँ का जो प्रशासनिक मशीनरी है वह भी उतनी ही दोषी है जितना कि हत्या करने वाले लोग दोषी हैं। क्योंकि जब 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग रहे और लगातार वो लगातार प्रशासनिक निगरानी में रहे, तो प्रशासन ने ऐसी कौन सी मजबूरियों वश उन एप्लीकेशंस का ऐसा निस्तारण दिया जिससे कि दो पक्षों के बीच में आग इतनी बलवती होती चली गई कि इसमें हत्या को अंजाम देना पड़ा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके भी भेजा हुआ है कि जो ये सिस्टम बना हुआ है माननीय मुख्यमंत्री का, जो समस्याओं के समाधान का पोर्टल बना हुआ है, इस पर जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पर जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना को चौपट करने का काम कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर हमको आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचाने जा रहा है। क्योंकि जो यह बलिया के नरसंहार की घटना है, यह सामान्य घटना, देवरिया में जो नरसंहार की घटना, यह सामान्य घटना नहीं है। इस तरह की घटनाओं को हम लोग लगभग 80 और 90 के दशक में तुलना करते थे और चंबल की बिहड़ों में इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, जो सभ्य समाज में, मानव बस्तियों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति या जिस परिवार ने यह हत्याएं की, वह तो एक हत्या की, उनकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं और उनके लिए एकदम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने की पृष्ठभूमि तैयार की, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन राजस्व अधिकारियों ने लापरवाही की, लीपापोती की, इस मामले को संज्ञान में न लेकर के इसको ठंडे बस्ते में डाला, एप्लीकेशंस का लगातार डिस्पोजल करते रहे, कोई प्रॉपर तरीके से कोई मशीनरी इसमें नहीं काम कर रही थी जो दोनों पक्षों के बीच में मामले को निस्तारण करा सके। इसलिए इस मामले में मेरा यह मानना है कि पुलिस के डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह तक इस मामले में जिम्मेदार हैं। यही नहीं, उस जिले का कलेक्टर और उस जिले का कमिश्नर, बलिया का कलेक्टर, बलिया का कमिश्नर और देवरिया का कलेक्टर, देवरिया का कमिश्नर और देवरिया का पुलिस का बड़ा अधिकारी और उस थाने के अधिकारी, उस क्षेत्र के एसडीएम, उस क्षेत्र के तहसीलदार, उस क्षेत्र का लेखपाल, उस क्षेत्र का दरोगा, उस क्षेत्र का सिपाही इस मामले में जिम्मेदार है और इन सब के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हम लोग रोक पाएंगे, अन्यथा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के कान के नाक के नीचे, उनके कान में सुनाई देता हुआ एकदम इस तरह का आह्लादित चित्कार हम सबको बार बार सुनना होगा। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिनका कोई भी रोल इस मामले की लिपापोती में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी सुनने में आ रहा है कि बताया जा रहा है कि वो जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे प्रेमचंद यादव ने मकान बनवाया था, वह ज़मीन सरकारी थी। अगर वो सरकारी थी तो पहले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यही तो देखिए, मैं अभी यही कही रहा था ना आपसे कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से प्रशासनिक लीपापोती है, वह सरकार के ऊपर धब्बा बनने जा रहा है और हम सब लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अब हम सब लोगों को, जो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या हम अधिवक्ता लोग हैं, इस मामले में हमको समाज में आगे आना होगा और आगे आकर के इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उसमें सीधे सरकार के संज्ञान में लाना होगा। क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी तो मुझे लगता है कि देवरिया की फेल हो गई और जब तक इस मामले में 302 का मुकदमा देवरिया के कलेक्टर के ऊपर और देवरिया के पुलिस अधिकारियों के ऊपर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ऊपर नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामलों में लीपापोती होती रहेगी और इस तरह के अपराधों के लिए हम उकसावा देते रहेंगे। यह पूरी तरह प्रशासनिक फेल्योरेंस का मामला है। बलिया के सभी पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अभी वहाँ पे पैमाइश की जा रही है, बताया जा रहा कि अवैध में सरकारी ज़मीन में मकान बनाया गया है, उनकी बिल्डिंग बनाई गई है, अब इस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। बुलडोजर तो सबसे पहले उसके आवास पर चलना चाहिए जिसके लेखपाल रहते हुए, तहसीलदार रहते हुए, नायब तहसीलदार रहते हुए, एसडीएम रहते हुए और कलेक्टर रहते हुए इतनी बड़ी ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे थे। सरकार के कर्मचारी उस समय क्या कर रहे थे और जिस प्रकार से
लगातार इस मामले में एप्लीकेशंस दिए जा रहे थे। अगर पहले ही इस मामले का निस्तारण कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। यानी आपका कहने का मतलब कि जिम्मेदारी जो वहाँ के प्रशासन है, प्रशासनिक जो भी लोग हैं, सब इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी प्रकार का जब कोई अपराध करता है तो वह अपराध मानसिक उद्वेलना में करता है। कोई प्लानिंग करके पूरा परिवार न तो किसी की हत्या करने जाता है और न तो पूरा परिवार किसी की हत्या में शामिल होता है। तो जिस प्रकार की ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों का निस्तारण यदि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही समय पर कर दिया गया होता, अगर वह जमीन सरकारी थी, उस सरकारी जमीन में अगर उनका मकान बना हुआ था तो उसको पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लेकर उसका निस्तारण कर देना चाहिए था, ताकि इतनी बड़ी दुर्घटना से उसको रोका जा सके। मुझे लगता है कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, वे इस बात से चेतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग यह बात संज्ञान में देने का काम करेंगे कि महोदय, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकदम जो है कि जनता ओरिएंटेड नहीं रह गई है। मैं अभी आपको एक छोटी बात बता दूंगा तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। अभी कल की एक बनारस की घटना है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कल बनारस के सीडीओ ने एक आदेश जारी किया कि बनारस के जो शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय के, उनका पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी करेंगे। अब आप समझें कि कितना अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण आदेश है कि शिक्षकों का पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी करेंगे। अब बताइए, क्या शिक्षक का पर्यवेक्षण सफाई कर्मचारी कर सकते हैं? इस विषय पर जब मैंने सीडीओ वाराणसी को डांटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, तो वो सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि क्या आप सफाई कर्मचारियों को कम दर समझते हैं? मैंने कहा नहीं, आपके खिलाफ मैं एप्लीकेशन देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसमें किसी एसीएम से या किसी एसडीएम से इनकी जाँच कराई जाए। तो फिर उन्होंने मुझे सॉरी लिखा और फिर इस एप्लीकेशन को उन्होंने फिर उस आदेश को उन्होंने वापस किया। मतलब आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तानाशाही किस तरह चल रही है। शिक्षक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जांच सफाई कर्मचारी से कराने की बात सीडीओ बनारस कर रहे हैं, और जो कि आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं। तो मतलब अधिकारियों के दिमाग में चल क्या रहा है? वो जनता ओरिएंटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता ने इसको प्रचंड बहुमत दे करके चुना हुआ है, और अगर वे कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने तो वाराणसी के सीडीओ से कहा कि मैं इसमें आपके खिलाफ सरकार को लिखूंगा। मतलब ये स्थितियां हैं। मतलब जिस तरह से ये एकदम प्रशासनिक तानाशाही चल रही है, पुलिस के अधिकारी सुन नहीं रहे, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और हम लोग इससे मतलब दुखी है।